आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अलग किस्म की फ्यूजन रेसिपी लेकर आया हूँ जिसमें हम मुंबई का मशहूर वड़ा पाव और पंजाब की गार्लिक नान बनाएंगे। तो पहले हमें गार्लिक नान बनानी है और इसके लिए हम इसका डो रेडी करेंगे। तो इस डो को बनाने के लिए आपको लेना है 2 कप मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। यदि आप मैदा का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो फिर आप इसमें गेहूं के आटे का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप इसमें 1 कप मैदा और 1 कप गेहूं का आटा इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक की मात्रा कम या ज्यादा कर सकते हो। फिर हमें इसमें ऐड करनी है 1 छोटी चम्मच शुगर यानी कि चीनी, 1 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं। इसी के साथ हमें इसमें ऐड करना है 1 से 2 बड़ी चम्मच ऑयल। किसी भी ऐसे ऑयल का इस्तेमाल मत करेगा जिसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर हो। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 कप कर्ड यानी कि दही। इसमें दही, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करने से हमारी ये जो नान है एकदम ही सॉफ्ट और परफेक्ट बनेगी। और बस हमें इन सभी को एक बार मिक्स करना है और फिर हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसका हमें एक सॉफ्ट डो बनाकर रेडी करना है। जब ये डो इस प्रकार से एक बार जुड़ जाए तब आपको इसको लगातार 8 से 10 मिनट के लिए मसलना है ताकि इसमें जो ग्लूटेन है वो एक्टिवेट हो जाए और आपकी जो नान है वो एकदम ही सॉफ्ट और परफेक्ट बन सके। चलिए हमारा ये जो डो है ये बनकर रेडी हो चुका है। तो इसको ढक कर हमें इसे तकरीबन 20 से 30 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है। यदि आपके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल हो तो आप इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने दीजिए। और जब तक ये डो रेस्ट करता है तब तक हम वड़ा के लिए स्टफिंग बनाएंगे। तो स्टफिंग को बनाने के लिए किसी भी एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में आपको लेना है 2 बड़ी चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, और इस राई को हमें स्प्लटर होने देना है। राई जब स्प्लटर होना शुरू हो जाए तब हमें इसमें ऐड करना है 5 से करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता, और इस कड़ी पत्ता को मैंने तोड़कर इसमें ऐड किया हुआ है। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग यानी कि एसोफोटिडा, और फिर इसमें जाएगा 1 बड़ी चम्मच लहसुन और हरे मिर्च की पेस्ट यानी कि गार्लिक चिली पेस्ट। और फिर हमें इन सभी को तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनना है ताकि ये जो पेस्ट है इसका कच्चापन चला जाए। फिर हमें इसमें ऐड करना है 1/4 छोटी चम्मच टर्मरिक यानी कि हल्दी। जब आप इसमें हल्दी को ऐड कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आपकी जो गैस की फ्लेम है वो स्लो पर होनी चाहिए ताकि ये जो हल्दी है ये जल ना जाए। अब इस हल्दी को हम स्लो फ्लेम पर तकरीबन 1 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि इसका जो भी कच्चापन है वो चला जाए। अब ये मैंने 6 से 7 उबले हुए आलू लिए हुए थे जिसको मैंने पहले से ही मैश करके रखा हुआ था। तो ये जो आलू है इसको हमें इस पैन में ऐड करना है और फिर इन सभी को हम एक बार मिक्स करेंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच गरम मसाला। ये मैंने घर का बनाया हुआ गरम मसाला यूज किया हुआ है और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई थी। लेकिन यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो और अगर आपको वो रेसिपी देखनी हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा, मैं उसके वीडियो के लिंक आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर पाउडर, और फिर इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा कोरिएंडर यानी कि धनिया, और बस इन सभी चीजों को हमें एक बार मिक्स करना है। आप चाहो तो इस स्टफिंग के अंदर थोड़े से नींबू का जूस भी ऐड कर सकते हो। चलिए हमारे जो स्टफिंग है ये बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और स्टफिंग को हमें पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। और जब तक ये स्टफिंग ठंडा होता है तब तक हम बेसन का बैटर यानी कि घोल रेडी करेंगे। इस बेसन के बैटर को बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 कप बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। फिर इसमें कलर लाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 1/4 छोटी चम्मच हल्दी यानी कि टर्मरिक, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करना एकदम ही ऑप्शनल है, आप इसे नहीं इस्तेमाल करोगे तो भी चलेगा। अब इसी के साथ इसमें जाएगा 2 चुटकी बेकिंग सोडा जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं। अब बस इन सभी चीजों को हमें एक बार मिक्स करना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका हमें एक बैटर यानी कि घोल बनाकर रेडी करना है। एक साथ सारा का सारा पानी ऐड ना करें वरना इसमें लम्स यानी कि गुठलियां पड़ सकती है। ये जो हम बेसन का बैटर बना रहे हैं ये ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है इसको आपको सेमी थिक रखना है। यदि ये बैटर बहुत ही गाढ़ा होगा तो फिर क्या होगा कि जो बेसन है वो फ्राई होते समय पर अंदर से कच्चा रह जाएगा, और यदि इस बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम ही पतली होगी तो जो वड़ा है उसके ऊपर ये बैटर ठीक से कोट नहीं हो पाएगा। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हमारे जो बेसन का बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है यानी कि इसका जो गाढ़ापन है ये बिल्कुल इस प्रकार का रहना चाहिए। चलिए हमारे डो ने तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट कर लिया है। तो इस डो को हम एक बार वापस मसलेंगे और फिर इस डो में से हमें छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रेडी करना है। अब आपको लेना है थोड़ा सा लहसुन और धनिया और इन दोनों को आपको एकदम बारीक बारीक चॉप करके रखना है।
अब किसी भी एक फ्लैट सरफेस के ऊपर या फिर एक चकले के ऊपर हम थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे और फिर इसके ऊपर इस डो को रख कर हमें इसको थोड़ा सा बेलना है, या फिर आप चाहो तो इस तरह से हाथों से भी इसको दबा सकते हो। फिर हम क्या करेंगे कि इसकी एक साइड पर हम थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे और पानी लगाने के बाद हमने जो लहसुन और धनिया को काट के रखा हुआ था वो हमें इसके ऊपर ऐड करना है और फिर हम इसको हल्का सा प्रेस भी करेंगे ताकि इसमें अच्छे से चिपक जाए। आपको इस गार्लिक नान में कितने गार्लिक का इस्तेमाल करना है ये आप अपने पसंद अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। अब इसको पलट कर हमें इसको बेलना है। तो इस नान को हम गोल शेप में नहीं बेलेंगे बल्कि हम इसको लंबा यानी कि ओवल शेप में बेलेंगे। और अब हमें क्या करना है कि ये जो नान की पीछे वाली साइड है इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा पानी अप्लाई करेंगे ताकि ये जो नान है ये तवे के ऊपर अच्छे से चिपक पाए। अब आमतौर पर नान को हम तंदूर में बनाते हैं लेकिन सभी के घर में तंदूर अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए मैं आपको ये दिखाने चाह रहा हूँ कि आप इस नान को बहुत ही आसान तरीके से एक तवे के ऊपर कैसे बना सकते हो। तो इस नान को बनाने के लिए आप लोहे का या फिर एनोडाइज्ड तवे का ही इस्तेमाल करें। यदि आप इसमें नॉन स्टिक तवे का इस्तेमाल करने जाओगे तो आपकी जो नान है वो इसमें ठीक से चिपक नहीं पाएगी। तो जब तवा गर्म हो जाए उसके बाद हमें इस नान को इसके ऊपर रखना है और फिर हम इसको मीडियम फ्लेम पर तब तक पकाएंगे जब तक इसकी जो ऊपर वाली साइड है इसके ऊपर बबल्स नहीं आ जाते। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि इसकी जो ऊपर की साइड है इस पर बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। तब हम क्या करेंगे कि इस तवे को हमें पलटना है और फिर इस गैस की फ्लेम का यूज करते हुए हमें इस नान को हर तरफ से सेकना है। इस नान को सेकने में बहुत ही कम समय लगता है, तो बीच बीच में आप इसको घुमाते भी रहिएगा ताकि ये एक जगह से जल ना जाए। इस नान के ऊपर इतने सारे बबल्स को देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि ये जो नान है ये कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो नान है ये अब अच्छे से सेक चुकी है, तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और जैसे कि आपने देखा कि इस नान को निकालना कितना आसान था। और अब मैं आपको इसकी पीछे की साइड पे दिखाता हूँ। तो लीजिए, हमारी जो नान है वो पीछे से भी अच्छे से सिक चुकी है। जब ये नान गरम गरम हो तब आप चाहो तो इसके ऊपर तो सा बटर अप्लाई कर सकते हो। और अब ठीक इसी प्रकार से हमें बाकी सारी नान को भी बनाकर रेडी करना है। तो इस नान के डो को इस तवे के ऊपर रखने के बाद आप इसको हल्का सा प्रेस भी कर लीजिए ताकि ये इसमें अच्छे से चिपक जाए। और फिर जब इसकी ऊपर वाली साइड पर बबल्स आ जाए तब आपको इसको पलटना है और फिर आप इसको तब तक सेकिए जब तक कि नान हल्की सी ब्राउन नहीं हो जाती। चलिए, गार्लिक नान तो बनकर रेडी हो चुकी है, तब हम फटाफट से वड़ा बनाएंगे। तो जब ये हमारा आलू का स्टफिंग पूरी तरीके से ठंडा हो जाए उसके बाद आपको इसमें से इस तरह से बॉल बनाकर रेडी करना है और फिर हम इसको हल्का सा प्रेस करके इसका वड़ा बनाएंगे। और ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे वड़े बनाकर रेडी करने हैं। फिर इस वड़े को हम हमारे बेसन के बैटर में अच्छे से कोट करेंगे और अब बारी आती है इसको फ्राई करने की। तो इसको फ्राई करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका जो तेल का तापमान है वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। यदि इस तेल का तापमान बहुत ही ज्यादा गर्म होगा तो जैसे ही आप इसमें इस वड़े को ऐड करोगे तो वो फटाफट से ब्राउन हो जाएगा, लेकिन अंदर से जो बेसन है वो कच्चा रह जाएगा। तो इसलिए जब तेल मीडियम गर्म हो तभी इस वड़े को फ्राई करें। इसको आपको मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक कि हल्का सा गोल्डन और थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं हो जाता। और इसको अच्छे से फ्राई होने में तकरीबन 3 से 4 मिनट लग सकती है। चलिए, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जो वड़े हैं ये अब अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और काफी बढ़िया सा कलर आ चुका है इसके ऊपर। तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। आप चाहो तो इनको एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल सकते हो ताकि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो एब्जॉर्ब हो जाए। और अब ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे वड़े को बनाकर रेडी करना है। चलिए, सारी चीजें बनकर रेडी हो चुकी है, तो अब बस हमें इन सभी को असेंबल करना है। तो ये जो नान की ऊपर वाली साइड है इसको हम पलट लेंगे और इसके पीछे वाली साइड है इसके ऊपर हमें ऐड करनी है थोड़ी सी मीठी चटनी, जिसको हम खजूर इमली की चटनी कहते हैं। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ थोड़े से धनिया की चटनी यानी कि कोरिएंडर चटनी। इसमें जरूरी नहीं है कि आप यही चटनी का इस्तेमाल करें, आप इसकी जगह पर और भी कुछ वेरिएशंस ला सकते हो। जैसे कि आप इसमें मेयोनीज ऐड कर सकते हो या फिर आपका जो भी फेवरेट सॉस हो वो भी आप इसमें लगा सकते हो। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रहा हूँ थोड़ी सी वड़ा पाव की चटनी, जिसको हम लहसुन की चटनी कहते हैं। तो ये वड़ा पाव की चटनी कैसे बनाई जाती है इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की हुई है, और अगर आपको रेसिपी देखनी हो तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइएगा, मैं उसकी रेसिपी के लिंक आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और बस इस नान के ऊपर हम इस वड़े को रखेंगे और फिर हमें इसको एक बार फोल्ड करना है। तो ये लीजिए, हमारा बहुत ही बढ़िया और एकदम ही टेस्टी गार्लिक नान वड़ा बनकर रेडी हो चुका है। ये दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, उससे कई ज्यादा ये खाने में टेस्टी बनता है। तो आप भी एक बार इस फ्यूजन रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।